हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर आईडी से 91 से 100 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, आपको दो फोर्स गिवन है जो कि आई कैप और जे कैप डायरेक्शन में है, और मास ऑब्जेक्ट का गिवन है 10 किलोग्राम, और ये यूनिट वेक्टर आपको पता ही आई कैप जे कैप क्या होता है। हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, तो हमें ए का मॉडल निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और ये कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से वो हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखो, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, न्यूटन्स लॉ का, F इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास, तो 1/m। फोर्स को मैं, देखो ये जो फोर्स है आप इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F1 आई कैप जो है और F2 जे कैप, यानी कि 20 आई कैप प्लस, और 20 आई कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 जे कैप। तो अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं, 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। मास की वैल्यू पुट कीजिए तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/m मतलब 10। यहाँ पर इसको 20 आई कैप लिख लीजिए प्लस 15/10 लिख सकते हैं इसको जे कैप। तो ए वेक्टर आएगा 2 आई कैप प्लस, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 3 और 2, और 3/2 का मतलब 1.5 जे कैप, 1.5 है। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म तो आ गई है एक्सेलरेशन की, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको मोड लेना होगा, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो 2 का तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 15 का होता है 225, तो 1.5 का कितना हो जाएगा, 2.25। यहाँ से ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6.25, और 6.25 किसका होता है, मतलब 625 होता है 25 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, बचे हमारे पास दो आंसर, मतलब 1 और 3 ऑप्शन बचे हैं। अब लगाएंगे वेक्टर, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, इसमें जो अपना एक्सेलरेशन आया है एक्स डायरेक्शन में, मुझे यहाँ पर मोड ये नहीं लिखना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2, मतलब कि 2, इसको चलो अब आई कैप लिख देते हैं, अब ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 1.5, और इसकी डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्स एक्सिस के एंगल, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा होगा एक्सेलरेशन। तो मान लेता हूँ कि लेट पूरा वेक्टर कुछ इस तरह से, वेक्टर ए, और मैं ये एज्यूम करके चलो कि लेट यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, किससे, एक्स एक्सिस से फाइंड करना है। थीटा एंगल मैंने मान लिया एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो देखो यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे इस ट्रायंगल में या वेक्टर में आपने देखा होगा, बहुत बार आप यूज़ करते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर ay अपॉन ax हो जाएगा, ay अपॉन में ax, tan थीटा बराबर, सभी ऑप्शन में देखो tan आ ही रहा है। तो ay कितना है 1.5 अपॉन में 2, आप इसको लिख सकते हैं, इसको 0 लिया हो यहाँ पर, और 15 तो ये जाएगा 3 से, और ये जाएगा 4 से, मतलब 3/4 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। तो देखो मैग्नीट्यूड आएगा 2.5, और एंगल आएगा एक्स एक्सिस के साथ 3/4, मतलब tan इनवर्स 3/4। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की गलती हो सकती है कि अगर ये ध्यान नहीं दिया कि किसके साथ एंगल बना रहा है, तो 4/3 भी चूज़ कर सकते थे, किया भी होगा कुछ बच्चों ने। तो ध्यान रखा, जिससे एंगल बना रहा है उसमें हमने इस तरह से फॉर्मूला लगाया ay अपॉन ax करके। सो आई होप कि ये करेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.30 किलोग्राम, और इसकी स्पीड आपको गिवन है, इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड से जा भी रहा है। आपको बताना मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना होगा। यही क्वेश्चन 2023 में भी, 2022 का जो एग्जाम था NVS का, उसमें भी आया था। NCERT में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन करवाया, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल करूँगा। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इम्पल्स होता है, और देखो जब जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो जाए, और लेट यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल से, तो ऐसे में जो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स का फॉर्मूला होगा वो होगा 2m, जो भी उसकी स्पीड है, इनटू में कोस थीटा। थीटा क्या है, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है वेलोसिटी वेक्टर। तो आई आएगा 2, मास कितना है 0.30, यू कितना है 6, इनटू में कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं,
यहाँ पर 6318 आएगा यहाँ पर, तो 1.8 न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, आपको 4 बॉक्स दिए हुए हैं 5, 3, 2 और 1 kg के। तो ये 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का। इन पर एक फोर्स लग रही है 44 न्यूटन की इस तरफ। आपको बताना कि T2:T3 कितना होगा। सेम क्वेश्चन NVS 2022 में रिपीट हुआ है, मतलब इसमें 2022 में सेम क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पर वहाँ पर फोर्स 56 थी, यहाँ पर 44 न्यूटन दे दी और वहाँ पर वेट थोड़ा सा चेंज किया था। मेथड सेम रहेगा, चलते हैं उसी मेथड से करेंगे सॉल्व। तो पहले एक काम करते हैं ना, जैसे इस पर 44 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, तो इन पर देख लेते हैं कि इन सब का एक्सेलरेशन कितना आएगा। जो मैं अप्लाई करूँगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से। फोर्स कितना है 44 न्यूटन का। मास मुझे टोटल पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा। टोटल मास कितना हो जाएगा 5 + 3 + 2 + 1, 5 3 8 और 3 11, तो 11 kg नेट मास है यहाँ पर, 11 kg। एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 44/11 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया कि ये जो मास है वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अभी T2 निकालने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो क्योंकि हमें T2 निकालना है तो हम C और D को एज अ सिंगल बॉडी एज्यूम करेंगे और इस पर 44 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है। C का मास कितना है 2 और इसका D का 1। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओ। देखो फोर्स, नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन की। जो भी ऑल फोर्स होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। मास यहाँ पर टोटल लूंगा किन दोनों का, जो C और D है, तो इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा वो भी करेंगे। एक्सेलरेशन तो 4 रह गई। अब ये किसके इक्वल होगा, तो देखो 44 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और T2 इस तरफ लगा रहे हैं और ये पूरा सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब 44 ज़्यादा होगा T2 से। तो मैं 44 में से T2 को माइनस करूंगा क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 इंटू में एक्सेलरेशन तो 4 है ही अपने पास, 44 माइनस T2 निकालना है तो ये आएगा 12। यहाँ पर 44 माइनस 12 इसको इस तरफ ले आते हैं तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 माइनस 12 यानी कि 32 न्यूटन। अब T2 हमने फाइंड कर लिया। T3 के लिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो T3 इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, मतलब ये जो टेंशन होगी जब इसको आप इस तरफ खींचोगे तो T3 इसमें लग रहा है। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे D ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मास कितना है 1 kg का। तो इस पर 44 न्यूटन इस तरफ फोर्स लग रही है और T3 इस तरफ लग रही है। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका 1 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है इसका 4, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ चलो। M में बराबर यहाँ पर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होगा नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब 44 में से मैं माइनस करूँगा T3 को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 44 माइनस T3। हमें T3 फाइंड करना है तो 44 में से ये 4 इधर आएगा यानी कि T3 की वैल्यू आ जाएगी 40। अभी T2/T3, T2/T3, T2 कितना है 32 है और ये कितना है 40। तो इसको आप लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 यानी कि 4/5। T2/T3 आएगा 4/5, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अ बॉक्स ऑफ मास 0.80 किलोग्राम इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑफ फोर्स 20 न्यूटन। यानी कि ये बॉक्स इस वॉल पर 20 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बॉक्स इज 0.5। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी एक्ट हो रहा होगा। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स, यानी हमें वो फोर्स फाइंड करनी है जो वॉल बॉक्स पर लगाएगी। तो देखो जब हम 20 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये जो वॉल होगी, ये वॉल इस बॉक्स पर 20 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 न्यूटन फोर्स से हम इसको पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं यहाँ पर, तो उतनी ही फोर्स वॉल भी इस बॉक्स पर अप्लाई करेगी। लेकिन इसको देख करके आंसर 3 मत लगा देना, अभी बताता हूँ क्यों। देखो 20 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है। अब इसका जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो नीचे की तरफ होगा वेट, और वो किसके बराबर होगा mg के। m कितना है 0.80, g की वैल्यू गिवन है 10 है। तो वेट यहाँ से कितना आ जाएगा, आप इसको सोल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 8 न्यूटन। अब जो वेट है वो नीचे की तरफ आया 8 न्यूटन, लेकिन इस वेट को बैलेंस कौन करेगा, इस वेट को बैलेंस करेगी फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होती तो ये बॉक्स वेट की वजह से नीचे आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी।
तो देखो 8 न्यूटन की फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रही है और वो ऊपर की तरफ लगेगी। अब ये क्यों निकाली मैंने, तो हमें ये पता करना है कि बॉक्स पर कितनी फोर्स लग रही है। तो देखो ये जो वॉल है और बॉक्स है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो वॉल फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स पर लगाएगी। इसका मतलब इस बॉक्स पर दो फोर्स हो गई, एक तो 20 न्यूटन की इस तरफ और एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ रहेगी इस पर, जो कि 8 न्यूटन के इक्वल है। इन दोनों का नेट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 400 और ये आएगा 64 या फिर √464, ये नेट फोर्स आएगी। अब इसका अंडर रूट लेना है। अब देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, मैंने यहाँ पर करा, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484 और इनके बीच में कहीं आपको वैल्यू मिलेगी 464, यानी कि जो आंसर आएगा वो 21 और 22 के बीच में रहेगा। 21 और 22 के बीच में रहेगा का मतलब यही कि ये दोनों तो नहीं होंगे फिर, तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। मतलब अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं निकालना चाह रहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं। वैसे भी √464 अगर आप करोगे तो वो 21.5 के आसपास ही आएगा। तो नेट फोर्स जो बॉक्स पर लग रही है वाल की वजह से वो होगी 21.5 न्यूटन। A boy lifts a ball of 250 gram vertically by a distance of 1.5 meter. What is the amount of work done by the boy? ध्यान रखना amount of work done by the boy पूछा है। तो एक काम करते पहले कुछ सोचते हैं कि बॉक्स को ऊपर उठा रहा है कौन, लड़का। लेकिन अगर मैं ये देखूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो आपको वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F.S होता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो F मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होगा उसका G, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1.5 मीटर और कोस थीटा, तो एंगल किसका लूँगा। देखो अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बॉक्स पर वो कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, m की वैल्यू पुट करते हैं। 250 ग्राम है ना, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू में g की वैल्यू 10 है, इनटू में अब 1.5 और कोस 180 की वैल्यू -1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा -3.75 न्यूटन मीटर। ध्यान रखना ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आया है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से कितना काम हो रहा है। और यहाँ पर पूछा है कि वर्क डन बाय द बॉय कितना होगा, यानी कि जो लड़का है उसके द्वारा, तो वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि वर्क डन बाय बॉय विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय तो ग्रेविटी पहले से माइनस आ रहा है 3.75 न्यूटन मीटर, तो माइनस माइनस प्लस 3.75 न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2। एक्चुअली बॉय के लिए वर्क डन पॉजिटिव इसलिए भी आया है क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉय उस ऑब्जेक्ट को उठा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने पहले क्या करा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड कर लिया है, क्योंकि उसमें आप इजीली समझ सकते हो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगती है। तो पहले मैंने इसको फाइंड करा, फिर उसको अपोजिट रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज द पोजीशन ऑफ पॉइंटर अटैच्ड विद द आइडेंटिकल स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग तीनों ही केस में सेम है, लेकिन डिफरेंट मास के साथ उनको लोड किया जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और इसको प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के। सेम क्वेश्चन NVS 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आप देख पाएंगे, सेम क्वेश्चन था, वैल्यू चेंज होगी। अब x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, मतलब x कितना किलोग्राम मास है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आप जैसे जैसे हो क्या रहा है ऑब्जर्व करते हैं, 20 किलोग्राम मास, 10 और फिर x। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि इन दोनों केस में देखो तो मास कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कम हो रहा है, 60 हो गया, ये 40 हो गया और यहाँ पर 30 हो गया, तो यानी कि कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसका मतलब मास जो होगा वो 10 से कम होगा और वो 20 से भी कम होगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर तो होना ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है मास कम किया जा रहा होगा तभी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो 15 आंसर तो भूल जाओ, वो तो नहीं होगा। बाकी तीनों के लिए तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते पहले लिख लेते हैं, एक ये मास कौन कौन से है। तो मास है हमारे पास 20 kg,
तो देखो क्योंकि क्वेश्चन में बोला आइडेंटिकल स्प्रिंग है, तो के जो होगा वो बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स बराबर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर मैं पहले केस में मतलब इन दोनों को कंसिडर करके स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूं तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा मास, मतलब कि देखो फोर्स बराबर कितना होता है mg के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 20 और ये 10 है, तो 20 में से 10 माइनस करते हैं, 20 माइनस 10, और g की मल्टीप्लाई कर लो, g कितना 10, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे बताऊंगा मैं कैसे। अपॉन में 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, और इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर माइनस 2। अब ये इक्वल किसके होगा, तो देखो अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इनके लिए लगा लेते हैं के, इसके लिए इन दोनों केस के लिए के कितना आएगा, के रहेगा सेम लेकिन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 माइनस एक्स इंटू में जी की वैल्यू कितनी 10, अपॉन में ये हो गया फोर्स, अपॉन में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हो जाएगा 40 माइनस एक्स, जो हमें एक मिनट यहाँ पर ये एक्स नहीं, ये होगा 30 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट तो हमें गिवन है, एक्स तो हमें मास फाइंड करना, तो 30 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 ये और माइनस 30। अब दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट है तो दोनों के इक्वल पुट कर लेते हैं, यहाँ पर 10 माइनस एक्स को इंटू 10 अपॉन में 40 माइनस 30, इसको भी 10 की पावर माइनस 2 से लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, हालांकि दोनों तरफ कैंसिल आउट हो ही जाएगा, देखते हैं कैसे। देखो 10 की पावर 10 से 10 कैंसिल करो, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा यहाँ पर, और 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 20, अपॉन में यहाँ पर 10 माइनस एक्स अपॉन में 40 माइनस 30 मतलब कि 10। तो एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 10 का आधा कितना आएगा 5, तो इक्वेशन आ गई 5 इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एक्स निकालना है तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 kg किलोग्राम। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था 2022 के, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे इस बार। क्वेश्चन नंबर 97, ए पर्सन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ, देखो मास यहाँ पर गिवन है 20 ग्राम, और पोजीशन ए से बी जा रहे हैं, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है और फाइनली बी पॉइंट पर जा रहा है। इस सर्कुलर ट्रेस का रेडियस है 50 मीटर, आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन या वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S। अब ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वर्टिकल प्लेन में, तो इस पर जो फोर्स लग रही है किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो वो लग रही होगी mg के इक्वल, फोर्स बराबर mg मतलब उसके वेट के बराबर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ए से बी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा s होगा ए बी के बराबर, और ए बी कितना होगा 2 टाइम्स जो भी इसका रेडियस है। रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, रेडियस वी हैव गिवन 50, तो 2 इंटू 50 का मतलब ये हो जाएगा 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया 100, फोर्स mg के इक्वल रखो, m कितना है 20 अपॉन में 100 इंटू में g की वैल्यू 10 है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा एंगल जो होगा वो रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री, बट क्योंकि माइनस नहीं दिया हुआ है यहाँ पर कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलवा रहे हैं, मतलब ये पता नहीं करना चाह रहे कि माइनस में आएगा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो मैं सिंपली उसको बिना किसी चीज़ के रखे हुए एंगल मैं सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पुट कर रहा हूँ। अभी फोर्स कितना है वो है 20 अपॉन में 100 इंटू में 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 100, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ कितना बच जाएगा 20 बचेगा, तो 20 मीटर ये आएगा वर्क डन, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98, है पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन अंडर अ वेरिएबल फोर्स। देखो फोर्स हमें गिवन है और यहाँ पर y i कैप है, आई और जे कैप आपको पता ही क्या होता है। द पार्टिकल इज फर्स्ट टेकन फ्रॉम द ओरिजिन, तो इनिशियली वो कहाँ पर है वो ध्यान दो, ओरिजिन पर, यानी कि 0,0 पर। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ ओरिजिन। देखो मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है कि पार्टिकल पर है ओरिजिन पर, यानी कि इनिशियल ऑर्डिनेट हो उसके 0,0, फिर वो आया 5,0 पर, और उसके बाद फाइनली 5,5 मीटर पर आ गया है। बताना क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। तो एक्चुअली यहाँ पर ना मैं डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि y वेरिएबल है, तो मुझे dw पहले लिखना पड़ेगा। एक्चुअली अगर मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है तब तो आप सिंपली F.S लिख सकते हैं, लेकिन जब फोर्स वेरिएबल है तब के कैसे हमें इस तरह से करना होता है काम, मतलब F.DS, ठीक है। तो फिलहाल dw है अपने पास, dw निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करके। तो फोर्स कितनी है माइनस, या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं F.डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि dr वेक्टर में लिख रहा हूँ उसको F.dr। अभी r क्या होगा, तो देखो r को हम इस तरह से लिखेंगे, r इक्वल टू हो जाएगा, वैसे dr हमें लिखना है, तो r वेक्टर बराबर होता है x i कैप प्लस y j कैप के, तो dr की वैल्यू हो जाएगी dx i कैप
प्लस डी वाई जे कैप। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वर्क डन हमें निकालना है, तो इंटीग्रेट इस तरफ भी तो करना पड़ेगा, तो जब आप उस तरफ इंटीग्रेट करो तो वर्क डन आएगा। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू माइनस के 7 3 वाई आई कैप प्लस 7 जे कैप डॉट डॉट यहाँ पर इसको लिखेंगे डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई। देखो लिमिट क्या लेनी मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट समझा दूंगा मैं आपको बाद में। -7 दोनों में ये ना बाहर निकालते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये हो गया 3। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले की आई वाले में करते हैं, जे वाले की जे वाले में। तो देखो यहाँ पर -7 तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो 3 वाई डी एक्स आ जाए, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 3 वाई और डी एक्स। अब प्लस 7 जे कैप की मल्टीप्लाई करनी है, डॉट मल्टीप्लाई करनी है डी वाई जे कैप में, तो जे डॉट जे 1 होता है, तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ पर आएगा डी वाई। लिमिट मैं अभी बाद में बताऊंगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू -7 को एज इट इज रखो। हमें दोनों का इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ पर तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं इसको 2 बार तोड़ के लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से कि 2 पार्ट में मैं लिखूंगा। एक पार्ट हो जाएगा आपका इतना 3 वाई डी एक्स और एक पार्ट हो जाएगा 7 डी वाई। लिमिट में बताऊंगा बाद में। अब चलते हैं आगे। वर्क डन इक्वल टू -7 देखो y को यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन वेरिएबल है x, तो y को मैं कांस्टेंट अगर मानूँ तो यहाँ पर dy 3y तो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो 3yx आ जाएगा यहाँ पर। अब प्लस 7 को बाहर निकालेंगे और जैसे dx का x होता है इंटीग्रेशन, ऐसे dy का इंटीग्रेशन होगा ओनली y। अब वैल्यू क्या होगी लिमिट की, तो देखिए वर्क डन एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं करेगी आप यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिपेंड करेगा। तो इनिशियल लिमिट कितनी हो जाएगी 0,0 और फाइनल लिमिट कितनी हो जाएगी 5,5। तो 0,0 और यहाँ पर 5,5 एक्स और वाई की वैल्यू, तो 0 0 पुट करोगे तो वो तो 0 आएगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -7 अपर लिमिट कितनी है y और x की 5 और 5, यानी कि 3 इंटू में 5 इंटू में 5 प्लस 7। y की लिमिट कितनी है इनिशियल 5 माइनस लोअर लिमिट, तो 3 इंटू में 0 इंटू में 0 माइनस प्लस 7 इंटू में 0, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। अब इसको सोल्व करना है बस। वर्क डन इक्वल टू -7, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5, तो यहाँ पर ही आएगा 75 और ये प्लस 35, तो -7 इंटू में 110 और इसको टोटल सोल्व करेंगे तो आएगा -770 न्यूटन मीटर। 770 वो भी माइनस का, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखो माइंड में ये भी कन्फ्यूजन आती है कि सर जो स्टेट फंक्शन होता है वर्क डन वो तो तब होता है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पर मैंने देखो F इक्वल टू -kx, आपको तो पता होगा F इक्वल टू -kx स्प्रिंग फोर्स होती है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये कॉन्स्टेंट है, -7 मतलब 7 या 21 -21 y इस तरह की फोर्स है। तो अगर आप y की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो फोर्स कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो फोर्स नेगेटिव। तो एक तरह से यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह कोई फोर्स एक्ट कर रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्क डन को स्टेट फंक्शन कंसिडर किया है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, अ मोटर डिलीवर्स अ मिनिमम पावर ऑफ 28 किलोवाट टू अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और जो मिनिमम पावर ये डिलीवर कर सकती है वो है 28 किलोवाट। 28 किलो को मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, ये वाट में आ जाएगा। अब ये v इसकी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जब ये ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्सेस में नीचे की तरफ लग रही होगी जो कि है 2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन को मैं 2 × 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकता हूँ। अगर इफ़ द मास ऑफ द एम्प्टी लिफ्ट केबिन इज 800 किलोग्राम, यानी कि इसका जो मास है वो है 800 किलोग्राम, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लोड दैट दिस लिफ्ट कैन कैरी अपवर्ड। तो इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, कितने मास एक्स्ट्रा रख सकते हैं कि ये ऊपर जा सके, और पावर कितनी मिनिमम 28 किलोवाट। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स कहाँ लग रही है। जो लिफ्ट एम्प्टी है उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो वेट ऑफ लिफ्ट भी नीचे की तरफ ही काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे ही है, और वेट ऑफ लिफ्ट वो भी तो डाउनवर्ड होगा। कितना 800 इंटू में मतलब वेट इक्वल टू होता है mg, तो 800 g की वैल्यू 10 है, तो वेट ऑफ लिफ्ट कितना आ जाएगा
फिर से मैं इसको 8 × 10⁻³ लिख रहा हूँ। अब जो आप मास रखोगे, जो भी इसके अंदर मास रखोगे, उसका वेट भी तो डाउनवर्ड होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर m' मास हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा। यानी कि मैं पहले W' निकाल लेता हूँ, मतलब W' वो वेट है जो हम इसके अंदर रख सकते हैं, बाद में हम m' निकाल लेंगे। तो ये तीनों ही फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है और पावर इसमें है 28 किलोवाट। तो पावर इक्वल टू होगा F नेट डॉट वेलोसिटी। पावर कितनी है 28 × में 10⁻³ तो 10⁻³। अब कौन कौन सी फोर्स है वो सब लिख लेते हैं यहाँ पर, सब तीनों नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स है, एक तो 2 × 10⁻³ फ्रिक्शन फोर्स प्लस वेट ऑफ MT लिफ्ट केबिन 8 × 10⁻³ प्लस अब ये वेट वो जो हमें फाइंड करना है और स्पीड कितनी है 2। अब देखो 2 को मतलब यहाँ पर इसको नीचे लाओगे तो 14 बचेगा, यानी कि 14 × 10⁻³ ये हो जाएगा 2 और 10 मतलब 2 और 8 10, तो 10 × 10⁻³ प्लस W। अब 14 × 10⁻³ माइनस 10 × 10⁻³ वेट, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 × 10⁻³ ये आ गया वेट। हमें तो m' फाइंड करना है, ये W' ले लेते हैं। तो m' कितना हो जाएगा 4000 अपॉन में g की वैल्यू 10, यानी कि 400 किलोग्राम। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज एट रेस्ट t = 0। यानी कि जब ये बॉल यहाँ पर है तो इसकी ये रेस्ट पर है, तो मैं मान लेता हूँ v0, यानी कि जब t = 0 है तब मैं इसकी स्पीड को 0 मान लिया हूँ क्योंकि वो रेस्ट पर है इसलिए। अब आगे बोला है एन एक्सटर्नल फोर्स F फोर्स इस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ द बॉल, जब t की वैल्यू 0.2 सेकेंड है तो स्पीड है v1, जब टाइम 0.4 सेकेंड है तब स्पीड हो गई v2, और जब टाइम 0.6 है तब स्पीड हो गई v3। तो हमें v2/v1 और v3/v2 फाइंड करना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर स्पीड निकालना और ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम के बीच में, फोर्स और टाइम के बीच में। अब अगर मान लो मैं फोर्स और टाइम के बीच में कोई भी एरिया अगर फाइंड करूँ तो उससे फ़ायदा क्या होगा। देखो अगर आप मान लीजिए इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं तो फोर्स इनटू में डेल्टा टी, ये क्या होता है, ये होता है इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो होगा क्या कि मैं यहाँ पर एरिया अगर फाइंड कर पाऊँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इम्पल्स कितना है या फिर मोमेंटम में चेंज कितना आया है। और जब मोमेंटम में चेंज आपको पता चल जाएगा तो स्पीड में कितना चेंज आएगा, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही मेथड अप्लाई करूँगा कि मैं यहाँ पर एरिया फाइंड करूँगा v2 v1 v3 v2 फाइंड करने के लिए। तो अब फर्स्ट वाला पोर्सन कंसिडर करते हैं। जब टाइम की वैल्यू 0.2 सेकेंड है तो जो स्पीड है वो v1 है, यानी कि यहाँ पर v1 है। तो मैं पहले इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो पहले हम इस वाले का एरिया फाइंड करेंगे, पोर्शन OAC का, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लग जाए कि इस दौरान यानी कि 0 से 0.2 सेकेंड के बीच में कितना स्पीड में चेंज आया होगा या मोमेंटम में चेंज आया होगा। तो मैं इसको लिखूँगा, देखो एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ OAC ट्रायंगल, ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के। फोर्स अब एरिया निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है तो बेस है 0 से 0.2 तक है, यानी कि बेस हो गया 0.2। हाइट कितनी है, हाइट है ऊपर देखो कहाँ तक जा रहा है, 0.2 तक जा रहा है ये। तो जो एरिया आएगा, एरिया किसके बराबर होगा, m v1 माइनस v0 के। क्यों, चेंज इन मोमेंटम मैंने आपको बताया था। तो बाद वाली स्पीड कितनी, v1 इनिशियल v0, तो m इंटू v1 माइनस v0 बराबर आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 0.1 इंटू में 0.2। m को इधर लाना पड़ेगा ताकि v1 माइनस v0 पता कर सकें। v1 माइनस v0 इक्वल टू आएगा 0.1 0.2 डिवाइड बाय मास। अब मास की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे SI यूनिट में, तो 200 ग्राम है, यानी कि 10 की पावर माइनस के 3। तो v1 माइनस v0 इसको सोल्व करना है, तो ये 0.1 0.2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.02 अपॉन में 200 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3। अच्छा इसको यहाँ ले आते हैं तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 2 अपॉन में 2 इंटू में 10 की पावर 2 और 2 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि इसको हटाओ तो v1 माइनस v0 इक्वल टू आएगा कितना, 1 अपॉन में 10 या फिर 0.1। अब v0 कितना है, वो तो 0 है,
तो V1 माइनस 0 इक्वल टू 0.1। तो V1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0.1 मीटर पर सेकेंड। अभी V2 निकालेंगे। तो V2 कहाँ पर है? तो अब जो एरिया हम लेंगे V2 निकालने के लिए, और एक्चुअली V2 माइनस V1 पहले तो निकलेगा, तो ये स्क्वायर तो नहीं कह सकता, मतलब जो भी ये रेक्टेंगल है इसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। मैं इसको नाम देता हूँ लेट A, B, C और D। तो सेकंड केस के लिए काम स्टार्ट करते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम, अब सेकंड केस के लिए हम कर रहे हैं डेल्टा P डैश लिख लेता हूँ मैं इसको। ये बराबर होगा एरिया ऑफ O A B, सॉरी ये ABCD था तो ABCD लिख लेते हैं, ABCD। तो यहाँ पर रेक्टेंगल जो भी है L इंटू बी करते हैं तो 0.2 0.4, तो हम क्या करेंगे बेस यहाँ पर हो जाए 0.4 में से 0.2 माइनस कर दो, यानी कि 0.2 ओनली। और हाइट कितनी है एक तरह से ये, तो वो है 0.1, यहाँ तक की हाइट 0.1, ये तो एरिया आएगा। इसको मैं लिखूंगा क्या, मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी, मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी कितना, तो देखो 0.2 पर V1 है, 0.4 पर V2 है, तो हम इसको लिखूंगे V2 माइनस के V1। अभी V2 माइनस V1 की वैल्यू तो 0.1 है, हमें पता ही है, ये 0.2 इंटू में 0.1 और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा मास। मास कितना है 200 ग्राम, 10⁻³ इसको लिखिए। तो V2 माइनस 0.1। तो आप देखिए ये जो इधर वैल्यू है ये हम पहले से सोल्व कर चुके हैं। कितनी आई थी हमारी 0.1, 0.2 इंटू 0.1 200 इंटू 10⁻³ तो इतना पूरा सोल्व करोगे तो 0.1 आएगा। तो V2 इक्वल टू कितना होगा 0.1, और इसको इधर लाओगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा 0.1। तो V2 की वैल्यू आ गई 0.1, 0.2 आ जाएगा। तो हमें तो V2 अपॉन V1 पहले फाइंड करना है, तो V2 अपॉन में V1 इक्वल टू आएगा 0.2 डिवाइड बाय 0.1, यानी कि आप इसको 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, बचा हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, V3 फाइंड करना पड़ेगा मैं V3 अपॉन V2 निकालने के लिए। अब देखिए V3 कब है, जब 0.6 सेकंड है समय। तो अब मैं V3 और V2 का डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये जो नीचे ट्रायंगल दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको डेल्टा P डबल डैश बोल देता हूँ मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं फिर से ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया हमें फाइंड करना है। हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस कितना, तो 0.4 में से 0.6 में से 0.4 माइनस कर देते हैं, 0.6 माइनस 0.4 इंटू में ये हाइट कितनी है, तो वो है 0 और माइनस 0.2 तक जा रही है, तो माइनस 0.2। तो 1/2 इंटू में 0.6 में से 0.4 जाएगा तो 0.2 बचेगा, माइनस के 0.2। अब ये जो आया होगा ये मास इंटू में V3 माइनस V2 के इक्वल आया होगा। हमें तो V3 माइनस V2 फाइंड करना पड़ेगा, तो मास को नीचे लाओ। तो V3 माइनस V2 की तो वैल्यू हमें पता है 0.2 है, 0.2 है। अभी इसको ऐसे लिख लो मतलब माइनस 0.1 इंटू में 0.2 डिवाइड में मास कितना है, मास है 200 इंटू में 10⁻3, 200 10⁻³ ये ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर V3 माइनस 0.2, इसकी तो वैल्यू हमने पहले से सोल्व की हुई है, कितनी 0.1, तो माइनस के 0.1। तो V3 इक्वल टू आएगा 0.2, इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, माइनस के 0.1। तो 0.2 में से 0.1 जाएगा तो 0.1 बचेगा। यहाँ पर V3 की वैल्यू हमें क्या निकालना है, V3 अपॉन V2 निकालना है। तो V3 अपॉन में V2, V3 अपॉन में V2, तो V3 की वैल्यू कितनी 0.1 और V2 की वैल्यू 0.2, तो ये तो 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब 0.5। तो जब 0.5 है तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए थे, 0.5 मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, 0.5। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।